Hey guys, what's up? So today is 28th of November and we are going to discuss the articles of the Hindu. हमको आज 4 आर्टिकल डिस्कस करने हैं। फर्स्ट वन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और फोर्थ आर्टिकल ये है। ये 4 आर्टिकल आज हमको मेनली डिस्कस करने हैं। तो आइए देखते हैं पहले फर्स्ट आर्टिकल। देखिए ये 2 आर्टिकल हम साथ में डिस्कस करते हैं क्योंकि ये 2 आर्टिकल दोनों हैं फिदल कास्त्रो से रिलेटेड है, जो कि अभी एक्सपायर हुए हैं। ये क्यूबा के रूलर थे, ठीक है ना? तो इससे ही रिलेटेड दोनों आर्टिकल है। आइए थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं पहले, बैकग्राउंड थोड़ा। देखिए ये क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये है साउथ अमेरिका, ठीक है? इसके बीच में जो छोटा-सा आइलैंड है ये है क्यूबा, मैप में यहाँ पे, ठीक है? अब थोड़ा-सा इसका अच्छा प्रीव्यू देख लेते हैं। ये यहाँ पे ये है हवाना, इसकी कैपिटल है क्यूबा की, और ये यहाँ पे है गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये है अटलांटिक ओशियन, ये है कैरेबियन सी। एक्चुअली हमको जब भी कोई कोई भी करंट में पहले इसका नाम आता है किसी भी का भी, तो हमको उसको थोड़ा-सा इलैबोरेट करके देख लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा उसी से रिलेटेड आते हैं जो न्यूज़ में रहता है। वैसे सारी चीज़ें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो भी चीज़ें करंट में है उसका थोड़ा बैकग्राउंड में जाके हमको देख लेना चाहिए। आइए अब थोड़ा-सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखिए जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है वो इसका यहाँ से स्टार्ट होता है, इंडिपेंडेंस से स्टार्ट होता है। ये इंडिपेंडेंट होता है 1898 में विद द हेल्प ऑफ यूएसए। ये तब अब तक जो था स्पेन की कॉलोनी था, ठीक है? बट यूएसए की हेल्प से क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो नॉर्मल सी बात है यार, कोई भी चीज़ फ्री में तो मिलती नहीं है। अब जब यूएसए की हेल्प से इंडिपेंडेंट हुआ है, तो अब क्या मिलना है यहाँ को, इसको तो ये यूएसए के लिए एक मार्केट बन गया, ठीक है ना? अब मार्केट का काम करेगा ये यूएसए के लिए। यहाँ पे यूएसए ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया और ये यहाँ पे एक हब बन गया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो यूएस है वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, और अब कैपिटलिस्ट कंट्री का जो मेन फंडा होता है वो यार ये होता है, देखो कुछ भी हो हमको प्रॉफिट चाहिए। ये मेनली काम करते हैं डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, मार्केट बेस इकोनॉमी रहती है इनकी, और जितनी अच्छी मार्केट मिलेगी उतना ही ज़्यादा इनका प्रॉफिट होगा। तो इस चीज़ों को पॉइंट में, इस चीज़ों को फोकस में रखते हुए ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी काम करती है, ठीक है ना? और अगर आप हम थोड़ा-सा बैकग्राउंड की हिस्ट्री में भी जाएँ, जैसे कि अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे अंग्रेज़ जिनको हम ब्रिटिश कहते हैं, जब वो कंट्री में आए थे तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था, वो एक ट्रेड कंपनी के रूप में यहाँ पे आए थे, ठीक है ना? ट्रेड कंपनी के रूप में यहाँ आए थे और फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया था, पॉलिटिकल पावर कंट्रोल में कर ली थी यहाँ पे, और फिर आराम-आराम से पूरे इंडिया पे कंट्रोल कर लिया था। तो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे हो रही थी। ये क्या कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वहाँ पे अच्छे से, और जो यहाँ पे रूलर थे, वो एक तरीके से पपेट रूलर बन गए थे इनके हाथों के, मतलब कठपुतली बन गए थे इनके हाथों के। अब जो भी यूएस वाले चाहते थे, वही काम यहाँ के रूलर करते थे, और यूएस वाले क्या चाहते थे, वो तो मेनली कैपिटलिस्ट थे भैया, तो उनको तो ओनली प्रॉफिट चाहिए। अब वो प्रॉफिट किस हद तक चाहते हैं, ये तो हमेशा आपने देखा ही होगा, जैसे कि आपने हिस्ट्री पढ़ी है, इंडिया में अगर कोई कैपिटलिस्ट आदमी आ रहा है, तो उसको कितना प्रॉफिट चाहिए, मतलब वो दूसरे आदमियों की हड्डियाँ तक चूसने को तैयार रहता है। उसको बस अपने प्रॉफिट से मतलब रहता है। ये मतलब नहीं है और सामने वाले का क्या हो रहा है। जैसे कि आपने पूरी हिस्ट्री में पढ़ा होगा इंडिपेंडेंट जो इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री है, रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, उसमें यही बातें सारी बताई गई हैं कि उन्होंने किस-किस तरीके से हमारे ऊपर अत्याचार किए थे उस टाइम में, ठीक है ना? तो उसी काइंड ऑफ चीज़ें भी यहाँ पे, इसमें भी काइंड ऑफ चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई थी। क्यूबा में, वहाँ पे क्या हुआ, लोगों को जब इन्होंने नेग्लेक्ट किया और कोई भी सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड वेलफेयर स्कीम, जैसे हेल्थ से रिलेटेड हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो गया, इस तरीके की चीज़ों पे फोकस नहीं किया जा रहा था, तो वहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ज़्यादा प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो गई बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो उसी टाइम पे वहाँ पे एक आदमी निकल के आया जिसका नाम था फिदल कास्त्रो। फिदल कास्त्रो वहाँ पे एक लीडर उभर के आए, जैसे हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी जी थे और जवाहरलाल नेहरू जी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उसी तरीके से वहाँ पे लीडर निकल के आए जिनको फिदल कैस्ट्रो था जिनका नाम। इन्होंने लोगों के जो वहाँ पे सफ़र कर रहे थे, उनके कॉज़ और कंसर्न देखे, और उसको उनकी सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने वहाँ पे एक रिवोल्ट स्टार्ट किया। वहाँ पे एक रिजीम था, बतिस्ता नाम का इंसान था, इसका रिजीम चल रहा था, जो कि मेनली पपेट टाइप का रूलर कह सकते हो। तो ये यूएसए की कठपुतली था, तो इसने क्या किया, इसको हटा के वहाँ पे अपना खुद का, मतलब खुद का कह सकते हो एक तरीके से, लोगों का जो पीपल्स का रूल था, वो चीज़ स्टार्ट कर दी, और ये सब चीज़ें हुई 1959 में, ठीक है? अब नॉर्मल सी बात है, जब वहाँ पे यार एक जो पपेट रूलर था, जो वहाँ पे हट गया है, और अब वहाँ पे नेशनलिस्ट रूलर आ गया, तो जो वहाँ के पीपल हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोचेगा। तो उन्होंने क्या किया, आते ही सबसे पहले सम नेशनल प्रॉपर्टी जो
यूएसए की प्रॉपर्टी थी उसको नेशनलाइज़ कर दिया। मतलब नेशनलाइज़ करने का नॉर्मल सा फंडा होता है उसको बोलते हैं। जैसे कि आपने 1970s में अगर देखा हो, इंदिरा गांधी ने क्या किया था, जो बैंक थे उनको नेशनलाइज़ कर दिया था, ठीक है ना? तो जैसे कि इंडिया में ये काम हुआ है तो सिमिलर काइंड सिचुएशन यहाँ पे है। इन्होंने भी क्या किया, उन सबको नेशनलाइज़ कर दिया वहाँ पे जो बैंक थे। मतलब अब जितने भी बैंक थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करेंगे और मेनली कॉज़ ऑफ द पीपल, पीपल के कॉज़ के लिए काम करेंगे, ठीक है? अब देखो नॉर्मल सी बात है यार, अगर आप किसी भी कंट्री की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा रहे हो, तो वो शांत तो बैठने वाले हैं नहीं। तो यूएस की साइड से रिएक्शन आई, उन्होंने क्या किया, शुगर और टबैको, ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉप थी, जो कि क्यूबा की क्रॉप थी, ठीक है? उसके क्या कर दिया, बैन लगा दिया उसके इम्पोर्ट पे। और यार ये इनका मेन ऑक्यूपेशन है और उसी पे आप बैन लगा दे रहे हो। एक तो पहले से ही वो सफ़र कर रहे हैं, अब फिर नॉर्मल सी बात है कि जो एक रिफ्ट है, जो एक सफ़रिंग है, वो बढ़नी ही बढ़नी है, ठीक है? तो वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई इनकी सफ़रिंग। तो जिसकी वजह से जो सफ़रिंग थी वो इतनी ज़्यादा पहुँच गई कि जो क्यूबा और जो यूएसए है, वो आमने-सामने आके खड़े हो गए, ठीक है? अब जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये है कोल्ड वार का जो टाइमिंग था वो 1945 से 1991 तक था, ठीक है? और ये बात हो रही है 1960s के बीच की बात चल रही है सारी यहाँ पे। तो कोल्ड वार इस टाइम पे पीक पे चल रहा था। तो कोल्ड वार में नॉर्मली क्या होता था, जैसे कि कोई भी कंट्री है, अगर मान लो कोई कंट्री यूएस की दुश्मन है, यूएसए की दुश्मन है, तो उसको क्या करता था हमेशा, यूएसएसआर सपोर्ट करता था। अगर कोई कंट्री यूएसएसआर की दुश्मन है, तो उसको क्या करता था हमेशा, यूएसए सपोर्ट करता था। जैसे कि आपने वो कहावत सुनी ही होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो सेम फंडा यहाँ पे अप्लाई हो रहा था। तो जैसे ही यूएसएसआर को यहाँ पे रिफ्ट दिखा इन दोनों के बीच में, उसको एक अपॉर्च्युनिटी मिल गई। अपॉर्च्युनिटी क्या मिल गई, उसने इसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया क्यूबा को, कि यहाँ पे अपना जो है एक तरीके से इंटरफियरेंस करना स्टार्ट कर दिया उसने। तो फिदेल कास्त्रो ने भी उनके साथ को एक्सेप्ट किया और उन्होंने मार्क्सिस्ट डिक्लेयर कर दिया अपनी कंट्री को। मतलब ये एक आइडियोलॉजी है मार्क्सिस्ट, जो कि मेनली यूएसएसआर जो इसका सेंटर पॉइंट ऑफ सेंटर है, ठीक है? तो इसमें क्या रहता है, इस आइडियोलॉजी में क्या रहता है, इस आइडियोलॉजी का मेन फोकस रहता है कि जो प्रॉपर्टी है उस देश की, वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहती है, ठीक है? और एक तरीके से मेनली पीपल के कॉज़ के लिए काम करती है। मतलब वहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई वाला जो फंडा है, जो मेनली कैपिटल इकोनॉमी में जो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? तो ये काम होना स्टार्ट किया, तो जैसे ही इन्होंने इसको डिक्लेयर किया, ऐसे ही डिक्लेयर करते ही फिर क्या किया इन्होंने, जैसे ऊपर क्या किया था, थोड़ी-सी प्रॉपर्टी की थी, यहाँ पे इन्होंने सारी जो यूएसए की प्रॉपर्टी थी उसको नेशनलाइज़ कर दिया। अब भैया नॉर्मल सी बात है, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो ये तो क्लैश होना ही होना है, ठीक है? क्लैश स्टार्ट हो गया, अब उधर से भी मिलिट्री आ गई और इधर से भी यूएसएसआर ने अपनी मिलिट्री भेजना स्टार्ट कर दी। तो इसी बीच में एक बहुत एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मेन चीज़ है, वो है क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस। ये क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस पे आपको थोड़ा फोकस देके देखना पड़ेगा। इस पे कंडीशन क्या आती है, ये थोड़ा मैप में देखते हैं पहले। देखिए चीज़ क्या थी, ये यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला है पूरा यूएसएसआर वाला पोर्शन, ठीक है? और ये हो गया यूएसए, अब इन दोनों के बीच में फाइट चल रही है। इन दोनों के बीच में जैसे फाइट चल रही है, तो यूएसए ने क्या कर रखा है, यहाँ पे इटली है और यहीं पे तुर्की है। तो इटली और तुर्की में अपनी मिसाइल बेस बना रखे हैं, कि कल को अगर यूएसएसआर कुछ भी करने लगे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना होए, वहीं से ही मिसाइल उस पे यूज़ कर ली जाए, ठीक है? अब ये यूएसएसआर ने इसको कई बार अपोज़ किया है, पर लेकिन यूएसए मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। अब यूएसएसआर को एक अपॉर्च्युनिटी मिल गई, उसने क्या किया, यहाँ पे अपना मिसाइल बेस बना दिया क्यूबा में और वहाँ पे अपनी मिसाइल रखना स्टार्ट कर दी। अब ये यूएस के लिए बहुत एकदम उल्टी कंडीशन हो गई। अब यूएस को देखना था भैया ये क्या हो रहा है, तो ये तो एकदम सोचने वाली कंडीशन हो गई ना। तो जो वो उस टाइम पे सिचुएशन बनी, उसको बोला गया था क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस। देखिए आप 1962 में वैसे ही इंडिया और चाइना के बीच में वार चल रही थी। एक तो ये चीज़ चल रही थी, दूसरा अभी 1945 टाइम ही कितना हुआ था यार। अभी तो वर्ल्ड 1944-45 में वर्ल्ड वार सेकंड जो था हमारा, अभी फिनिश हुआ था, ठीक है? और अभी 10-15 सालों के अंदर फिर से एक ऐसी सिचुएशन बन गई कि फिर से एक वार होने वाली कंडीशन बन गई। तो
उन सब चीज़ों से टैकल करने के लिए। तो यूएस जो जैसे कि यूएस ने इटली और तुर्की में अपनी मिसाइल रख रखी थी, उसने बताया गया कि यार देखो इन मैटर को सोल्व करो जल्दी से, वरना फिर से कंडीशन बननी स्टार्ट हो जाएगी इसी तरीके की, ठीक है? तो जो जेएफ कैनेडी थे उस टाइम पे, ये एक प्रैग्मैटिक लीडर थे। ये इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया और इस मैटर को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी, जिससे कि शांति बनी रहे, वरना फिर से वार लाइक सिचुएशन इमर्ज हो रही थी। अब देखिए आगे फ्यूचर में चल के क्या हुआ, जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हो गया 1991 में, अब क्या हो गया, यूएस ओनली एक वर्ल्ड पावर रह गया है, जिसको कहते हैं सिंगल पावर। और एक तरीके से जो वर्ल्ड था अब एक पोल के अराउंड घूमने लगा, जो कि यूएस से था, ठीक है? अब 1991 तक तो क्यूबा जो था यूएसएसआर के अंडर में था। अब 1991 के बाद में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, अब अब यूएस को भी एक क्यूबा में एंटर करने का मौका मिल गया, ठीक है? अब यहाँ से इसको ऑप्शन मिल गया कि वो क्यूबा में एंटर कर सकता है, लेकिन सिचुएशंस जो हैं हमेशा ऐसी नहीं रही हैं। इसमें एक पॉइंट तो ये था, मतलब ये तो एक यहाँ पे बैकग्राउंड था। अब थोड़ा-सा देख लेते हैं आर्टिकल्स में क्या, दोनों आर्टिकल जो थे उनमें क्या बोला गया है। उसमें देखो फोकस क्या किया गया है, इस जो फिगर बोला गया है, जो फिदेल कास्त्रो था जो अभी एक्सपायर हुए हैं, देखो उनको बोला गया रिवॉल्यूशनरी, टावरिंग और एंटी इंपीरियलिस्टिक। देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। एंटी इंपीरियलिस्टिक, ठीक है? इंपीरियलिस्टिक मतलब जो कॉलोनियल जो काम में चल रहा था, जो एक तरीके से जो कॉलोनी में काम चल रहा था, जैसे कि इंडिया भी कॉलोनी था एक टाइम तक, और क्या कहते हैं कि फ्रांस हो गया और ब्रिटेन हो गया, पुर्तगीज हो गया, इन सब की कॉलोनी थी लगभग एशिया और अफ्रीका में, ठीक है? और एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, ये सब, स्पेन हो गया, ये सब कॉलोनी, इनकी सब कॉलोनी बनी हुई थी पूरे वर्ल्ड में। तो उन सब के खिलाफ एक तरीके से इसने आवाज़ उठाई थी एक तरीके से, कि ये जो सारी कैपिटलिस्ट पावर है एक तरीके से कॉलोनी बना रही हैं, इन सबको अपोज़ किया जाए। और जैसे कि कॉन्सेप्ट निकल के आया था नॉन अलाइंग मूवमेंट, नेम बोला गया है इसको। ये नेम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो इन्होंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसमें जितनी भी कंट्री हैं, जो अभी न्यू बोर्न नेशन थे, न्यू बोर्न नेशन मतलब जो अभी इन कॉलोनियल पावर से जो आज़ाद हुए थे, वो जितने भी नेशन थे, वो सारों ने एक लगभग मिलके एक ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन फंडा ये था कि कभी कल को फिर से हमको कॉलोनी ना बना लिया जाए, तो इसलिए हमको ना तो यूएसए के साथ में जाना है, ठीक है? और ना ही यूएसएसआर के साथ में जाना है। तो इन्होंने नॉन अलाइंग मूवमेंट, मतलब नॉन अलाइंग, किसी के साथ में भी हमको अलाइन नहीं होना है, हम दोनों को अलग रहना है। तो इस पे इनका फोकस दिया गया। और ये जो मेनली जो एरा था, वो कोल्ड वॉर एरा था। कोल्ड वॉर एरा में ये सब चीज़ें चल रही है। देखिए मेनली एंटी इंपीरियलिस्टिक थे, ये तो नॉर्मल सी बात है। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि हम कोई भी आंसर लिखने जा रहे हैं और किसी भी फिगर पर्सनैलिटी के बारे में हमें कुछ लिखना चाहिए, तो हमको उसको बहुत अच्छे से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे टावरिंग फिगर और करिस्मेटिक लीडर, रिवॉल्यूशनरी, और मतलब उस तरीके से, मतलब एक तरीके से रिस्पेक्ट और उसका एक तरीके से डेडिकेशन ऑफ द कंट्री, पर्सनैलिटी को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहिए। इंट्रोडक्शन में ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है? अब थोड़ा-सा देखिए, जैसे कोल्ड वॉर टाइम का था, तो इसने क्या किया उस टाइम पे जब इस पॉलिटिक्स चल रही थी, इन्होंने बहुत अच्छे से वहाँ पे हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करी, एजुकेशन प्रोवाइड करी, हाउसिंग, फूड, जो मतलब आदमी की बेसिक नीड है, जिसे कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। वो सारी चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छे से ग्राउंड लेवल पे प्रोवाइड कराई, जिसकी वजह से वहाँ पे ये एक बहुत अच्छे लीडर उभर के आए। और वर्ल्ड ने भी इनको फोकस किया बहुत अच्छे से, जैसे कि नैम की जो समिट हुई थी, जब इन्होंने इंडिया को जब ये इंडिया में आए थे, तो इंडिया में भी इनको बहुत अच्छे से इनका वेलकम किया गया, क्योंकि ये पीपल जो वहाँ की सिटीज़न है उसके कॉज़ के लिए काम कर रहे थे। और अगर कोई भी आदमी ऐसा कर रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, उसको प्रेज़ मिलना ही मिलना है, क्योंकि यार आखिर उसके लिए काम कर रहा है, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है बंदा। तो अब देखिए, ये पिग इन्वेजन, ये भी एक वर्ड यूज़ किया गया आर्टिकल में। इसके लिए आप एक बार थोड़ा-सा मैप देख लीजिए पहले एक बार। ये देखिए मैग, ये है बे ऑफ पिग, ठीक है? जो बे ऑफ पिग्स है, ये यहाँ पे बे ऑफ पिग्स, इसका नाम इसी के बेस पे रखा गया है, पिग इन्वेजन। मतलब चीज़ क्या है, ये मेनली ये चीज़ है कि जब 1961 में जब फिदेल कास्त्रो सीट पे बैठ गए, जो पेपेट रूलर था उसको हटा के, तो यूएस की अब इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट था वहाँ पे हर्ट हो गया। तो यूएसए ने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यहाँ पे इन्वेजन किया और अपनी आर्मीज़ वगैरह भेजी, पर लेकिन वो फेल रहा, ठीक है? वो फेल रहा, जिसकी वजह से
जो फिदेल कास्त्रो की लीडरशिप थी वो और ज़्यादा बढ़ गई और एक और ज़्यादा मैच्योर लीडरशिप निकल के सामने आया। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी तब तक, बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हो रही थी, तो वो सारी चीज़ें तो तब तक चल रही थी, पर लेकिन आज में प्रेज़ेंट में जो सिचुएशन बनी हुई है, वो अभी बराक ओबामा जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे, उन्होंने क्या किया, ब्रदर ऑफ फिदेल कास्त्रो जो राउल कास्त्रो था, उनके साथ में उन्होंने अपनी ट्रीटी बना दी। मतलब एक तरीके से उनके साथ में विज़िट किया और कहा कि अब जो पुराना डेडलॉक था, उसको फिनिश करना है हम लोगों को, ठीक है? और वाशिंगटन और हवाना जो कि कैपिटल ऑफ क्यूबा और यूएसए है, इन दोनों के बीच में फिर से रिलेशन इम्प्रूव होने हैं, ठीक है? तो ये इन्होंने विज़िट किया वहाँ पे और चीज़ों को सही करने की कोशिश करी। देखिए पहले से ही वहाँ पे पहले फिदेल कास्त्रो, अब राउल कास्त्रो आ रहा है, तो अब इन्होंने 2018 में क्या कहा है, अब ये यहाँ पे थोड़ा-सा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल होने वाला है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, बस मतलब बहुत दिनों से राज कर रहे थे, अब थोड़ा-सा चेंज होगा यहाँ की पॉलिटिक्स में, ठीक है? 2018 में जाके। तो देखिए यहाँ पे जो अब जो नए प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी बोला है कि जो रिलेशन है वो इम्प्रूव करेंगे। जब इलेक्शन से पहले उन्होंने इसके बारे में भी ज़िक्र किया था आपने उसमें कि ज जितना भी जो यहाँ पे हमारी जिसके साथ में रिलेशन गलत है, हम उनको थोड़ा-सा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और हम ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे। आइए अब नेक्स्ट 2 आर्टिकल्स देख लेते हैं। ये 2 आर्टिकल जो हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों आर्टिकलों में डीमोनेटाइज़ेशन का फ़ोकस है। पर लेकिन ये जो आर्टिकल है, ये डीमोनेटाइज़ेशन को पॉलिटिक्स के रिलेट में देखा गया है और ये वाला आर्टिकल है, उसको डीमोनेटाइज़ेशन को सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है। तो ये वाले आर्टिकल में कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, जो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका भी 1-2 पॉइंट है, जो हम डिस्कस करेंगे और उसी के जो हम डिस्कस करेंगे, उसी को आइए थोड़ा देख लेते हैं, क्या-क्या दिया गया है। पहले हम जो सेकंड वाला आर्टिकल देखते हैं और उसी को बीच में पहले वाले का भी थोड़ा कंटेंट थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। देखो डीमोनेटाइजेशन जो कि आप सभी जानते हैं 8th ऑफ नवंबर को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जो 500 और 1000 के नोट हैं, उनको बंद कर दिया है, ठीक है? जिसकी वजह से बहुत सारी सिचुएशंस उभर के आ रही हैं, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, ठीक है? तो उनको सबको बैकग्राउंड में रखते हुए इस आर्टिकल को डिस्कस किया गया है। देखिए जो आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं, वो ये कहते हैं एक तरीके से कि जो स्टेट है, उनको एक तरीके से अंडरमाइन किया गया है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया, पर नॉट इवन ए सिंगल स्टेट, किसी सिंगल स्टेट को भी ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया कि स्टेट को किसी को भी कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं गया है और जबकि ये बोल रहे हैं कि जबकि मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है, वो चिल्लाते रहते हैं हमेशा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, लेकिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का तो उन्होंने यहाँ पे ज़रा-सा भी ध्यान नहीं रखा है। एक भी स्टेट को उन्होंने यहाँ पे ज़रा-सा भी ध्यान रख के किसी भी स्टेट के साथ में इन सब चीज़ों को कंसर्न नहीं किया और अपना खुद का एक डिसीजन ले लिया है, जो कि कंप्लीटली सीक्रेट डिसीजन था, जिस किसी को कुछ बताया नहीं गया है। और उस इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उस चीज़ का? ये बोल रहे हैं कि देखो इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि पीपल सफ़र कर रहे हैं, ठीक है? सफ़र पीपल कर रहे हैं, तो पीपल कौन है? मेनली स्टेट स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने इसको देखा है कि स्टेट फेसिंग प्रॉब्लम, कि जो आदमी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसको टैकल करने में स्टेट प्रॉब्लम फेस कर रहा है। क्योंकि स्टेट को के पास में पावर ही नहीं है उस सिचुएशन को ढंग से हैंडल करने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो सेंटर के हिसाब से चल रही हैं कि आर सेंटर और आरबीआई के हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं। कहाँ पे पैसा जाना है, किस एटीएम में पैसा भरना है, किस कौन-कौन से नोट प्रिंट करने हैं। तो जो आदमी वहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, से स्टेट उसको सोल्व करने में हेल्पलेस फील कर रहा है। उसके पास में वो कह रहा है कि मेरे पास में पावर ही नहीं है, ठीक है? और एक तरीके से ये क्या देखा जाए, ये बोल बोल रहे हैं कि ये एक वायलेशन है स्पिरिट ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हमने नीति आयोग जिसका बेस है, मतलब एक तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नीति आयोग बना है, इसी का बेस बना हुआ है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है? और जिसके बारे में हमेशा मोदी जी बात करते रहते हैं, उसी को यहाँ पे एकदम खत्म कर दिया गया है। तो एक तो ये चीज़ बोलते हैं और दूसरी जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है, डिज़ाइन ऑफ द नोट। मतलब नोट्स पे जो डिज़ाइन बना हुआ है, वहाँ पे देवनागरी स्क्रिप्ट यूज़ की गई है। मतलब नंबर जो देने के लिए देवनागरी स्क्रिप्ट यूज़ की गई है और अगर आप नॉर्मल तरीके से देखें, ये हमारा नॉर्थ इंडिया हो गया और ये हमारा साउथ इंडिया हो गया।
तो जो नॉर्थ इंडिया है वो मेनली हिंदी डोमिनेटेड एरिया है, पर साउथ इंडिया में हिंदी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी समझ में, क्योंकि वो हिंदी को ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते हैं और उनकी वो मदर टंग भी नहीं है और वो उसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी नहीं कर पाते हैं। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वे क्या कह रहे हैं, जो देवनागरी में लिखा गया है इसका अपोज़ कर रहे हैं कि ये क्या है, एक ओल्ड सेटलमेंट आ रहा है। जैसे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद में हमने बोला था कि जो हिंदी है उसको एक तरीके से एक नेशनल लैंग्वेज बनाने की बात चल रही थी। पर लेकिन जैसे कि बहुत सारा रिवोल्ट भी हुआ उस टाइम पे, उसको अपोज़ किया गया साउथ इंडिया में। तो ये कह रहे हैं कि ये फिर से उसी तरफ को फ़ोकस करते जा रहे हैं। मतलब नेशनल लैंग्वेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसको, और इसी के खिलाफ एक बिल भी डाली गई है मद्रास हाई कोर्ट में, ठीक है? कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं इस पे थोड़ा कंट्रोल लगाया जाए। एक तो ये चीज़ बोल रहे हैं, और दूसरी बात ये क्या बोल रहे हैं कि जो फेडरल यूनियन है, जो फेडरल का कॉन्सेप्ट देखो क्या रहता है, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारे बहुत सारे स्टेट हो गए। तो जो भी चीज़ यहाँ पे हो रही है स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल पे, मतलब वो एक दोनों के इंडिपेंडेंट डिसीज़न होने चाहिए, और वो एक दूसरे को मतलब हार्म नहीं पहुँचाने चाहिए, एक-दूसरे से पैरेलल और कोरिलेटेड डिसीज़न होने चाहिए। ये नहीं है कि ये कहीं चल रहे हैं, ये कहीं चल रहे हैं, दोनों का कोरिलेशन होना चाहिए, पर डिसीज़न लेने में भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि आपने स्वच्छ भारत अभियान भी छाप दिया उसके पीछे। तो आपने उसका जो पिक्चर छाप दिया उसके पीछे, उससे क्या कंडीशन हो रही है, आप एक तरीके से क्या दिखा रहे हैं कि नेशनल पॉलिटिक्स, मतलब जो नेशनल की स्कीम है, आप उन पे फ़ोकस कर रहे हैं। स्टेट की जितनी भी चीज़ें आप उनको अंडरमाइन कर रहे हैं। आप स्टेट में कुछ भी चल रहा है, जैसे कि मान लो स्टेट में कोई स्कीम चल रही है, उसको तो एक तरीके, जैसे कि आपने अभी पीछे एडवर्टाइज़मेंट में जो अभी बात आ रही थी कि प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटो आ सकती है एडवर्टाइज़मेंट में, जो न्यूज़पेपर में आता है, कहीं पे भी आता है, और प्रेसिडेंट की फ़ोटो आ सकती है, मतलब उसमें उन्होंने बोला गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की फ़ोटो आ सकती है, तो उसने स्टेट के चीफ मिनिस्टर को भी बाहर रख दिया था वहाँ पे उठा के, ठीक है? तो वो भी एक टाइम था कि ये सब बोल रहे थे कि ये गलत बात है कि आप ऐसा कर देते हैं कि हमको तो कहीं पे काउंट ही नहीं करते हैं आप लोग, बस अपने-अपने हिसाब से काम करते हैं। तो ये बात भी उस टाइम पे भी बोली गई थी इन लोगों के द्वारा, और फिर से वही सब चीज़ें निकल के आ रही हैं सामने कि आप जो कर रहे हैं, जो मेनली फ़ोकस कर रहे हैं, वो आप सेंटर की जो पॉलिटिक्स है, उसको आप स्टेट में थोपने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, अगर हम थोड़ा-सा अपना पॉलिटिकल जो सेटअप देखें, पॉलिटिकल सेटअप में डिकेड, मतलब पहले क्या था, सेंटर में भी कोई एक गवर्नमेंट थी और स्टेट में भी कोई एक गवर्नमेंट थी। स्टार्टिंग में ये चीज़ें थी। उसके बाद में क्या होना स्टार्ट हो गया, जब थोड़ा टाइम बढ़ा, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में चीज़ें क्या होनी स्टार्ट हो गई, सेंटर और स्टेट में चीज़ें जो हो गई वो डिवाइड, मतलब सेंटर में कोई और गवर्नमेंट है, स्टेट में कोई और गवर्नमेंट है। मतलब पॉलिटिकल चेंज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर होना गया, और स्टेट जो बनने लगे वो सेंट्रल ग्राउंड ऑफ द पावर बनने लगे। ठीक है? ये चेंज होना, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और ये इकोनॉमी में भी हुआ और पॉलिटी में भी हुआ, मतलब दोनों में हुआ। ये ऐसा नहीं है कि पॉलिटी में हुआ है। और ये बोल रहे हैं कि देखो, जो वोटर हैं वो ग्राउंड लेवल पे जो रहते हैं वो स्टेट में रहते हैं। ठीक है? अगर कुछ भी हो रहा है, जो मेन रिप्लाई देना होता है वो स्टेट को देना होता है, क्योंकि स्टेट जो होता है वो मेन टेक केयर करने वाला होता है वोटरों का। ठीक है? पर आज की डेट में वोटर जो है वो कन्फ्यूज़ है, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेंटर या स्टेट? किस पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाए, अकाउंटेबल कौन है? मतलब कौन चीज़ों को चला रहा है? क्योंकि हर जगह सेंट्रल की पॉलिटिक्स है वो स्टेट पे थोपी जा रही है। ये ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो ये एक तरीके से कंप्लीटली जो कोऑपरेटिव फेडरलिज़्म है, वो कहीं भी यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज़्म का कॉन्सेप्ट। और ये एक चीज़ जो मेन फ़ोकस करने वाली है उस पे ये बोल रहे हैं, जैसे कि नरेगा है, ठीक है? नरेगा हो गया, और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हो गया। तो इस तरीके की जो स्कीम है, वो मेनली क्रेडिट दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको ग्राउंड लेवल पे उनको इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है? ये एक सर्वे किया गया था सीएसडीएस ने 2014 में, और लोगों से पूछा गया था, तो उस लोगों ने कहा था कि 42% लोगों ने कहा था कि हाँ, स्टेट गवर्नमेंट ये सब चीज़ करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट करती है 27%, ये लोगों ने 27% ने कहा था। तो मतलब स्टेट का पलड़ा भारी था एज़ कम्पेयर टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, और सब कहते थे कि स्टेट इम्प्लीमेंट करता है। पर लेकिन ये जो फंडा है ब्राज़ील का, इन्होंने थोड़ा ज़िक्र किया है, ब्राज़ील में बिल्कुल अपोज़िट है। ब्राज़ील में सब चीज़ें सेंटर के हाथ में रहती है, और सब बोला जाता है कि सेंटर कर रहा है ये सब चीज़ें। तो ये इसी चीज़ को थोड़ा-सा इन्होंने यहाँ पे
दर्शाया है कि जो स्कीम्स हैं, वो जो काम करता है, जो सेंटर जो स्कीम बनाता है, वो इम्प्लीमेंट स्टेट के थ्रू होती है। पर लेकिन आप ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी काम करता है वो सेंटर ही करता है, स्टेट कुछ नहीं करता है। आप स्टेट की पावर को अंडरमाइन कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इन चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने बोला है कि आप मोदी ब्रांड बना रहे हैं। हर चीज़ के पीछे बोल देते हैं कि मोदी ये कर रहा है, मोदी ये कर रहा है। कहीं पे भी जाओ मोदी का नाम ले देते हैं। और जो स्टेट की पॉलिटिक्स है उसको हर जगह अंडरमाइन करते जाते हैं। जैसे कि सारी स्कीम जितनी भी हैं जो कि इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं, आप उनका नाम क्या करते हैं? जैसे कि ममता ममता बनर्जी ने और सीएम जो हैं बिहार के, उन्होंने भी चीज़ें बोली हैं। आप क्या करते हैं? एक तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, कंप्लीटली उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरा क्या करते हैं? कोई स्कीम चलाते हैं आप, जैसे कि आपने चलाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आपने प्रधानमंत्री तो नाम लगा दिया उसके आगे, फसल बीमा योजना। अब इम्प्लीमेंट कौन कर रहे हैं? स्टेट कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर का कहीं भी नाम नहीं लिया। तो ये कह रहे हैं आप कोई भी स्कीम चलाओ तो उसका नाम रखो प्रधानमंत्री सीएम फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सीएम इंश्योरेंस स्कीम। तो इस तरीके से नाम रखो। ऐसे नहीं कि पीएम ये कर रहा है, पीएम ये कर रहा है। मतलब काम तो हम कर रहे हैं ना ग्राउंड लेवल पे यार, तो हमारा नाम रखो ना। हमारा भी नाम उसमें ऐड करो ना। ऐसा आप कुछ कर नहीं रहे हैं। तो उस चीज़ पे इन्होंने फोकस किया है कि आप ये इस चीज़ को भी थोड़ा इम्प्लीमेंट करो अपने उसमें। ये सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें फूड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड यूपी के चीफ मिनिस्टर ने बोली है। देखो अभी जैसे कि 14th फाइनेंस कमीशन, अब हम इसको देखते हैं। 14th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी। 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया था? फिस्कल डिवोल्यूशन कर दिया। मतलब लगभग 32% से बढ़ा के उसको 42% कर दिया, जो कि सेंट्रल से डायरेक्ट स्टेट को पैसा ट्रांसफर किया जाता है। तो एक तरीके से स्टेट की जो हो गई, वो एक पावर बढ़ गई इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको सेंटर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। और जैसे-जैसे फिस्कल डिवोल्यूशन बढ़ा है, उससे 1 मिनट, जैसे-जैसे फिस्कल डिवोल्यूशन बढ़ा है, उससे चीज़ें क्या हो रही हैं, जैसे कि चीज़ें मतलब मोर काम करने की कैपेबिलिटी स्टेट की बढ़ रही है, तो मोर कोऑपरेटिव फेडरलिज़्म बढ़ना चाहिए। पर लेकिन ये कह रहे हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज़्म बढ़ने की बजाय और घट रहा है, और ये एक अच्छा साइन नहीं है। द कंट्री लाइक डेमोक्रेसी, ठीक है? इन्होंने थोड़ा-सा डिस्कस इससे रिलेटेड उसमें भी किया है, जैसे कि जीएसटी काउंसिल है। जीएसटी काउंसिल में क्या किया गया है अभी हमने, कोऑपरेटिव फेडरलिज़्म पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस दिया गया है। उसमें क्या किया गया है, जैसे कि उसमें हमने क्या किया गया है, सब स्टेट जितने भी स्टेट हैं, सब स्टेटों के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, स्टेटों के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर, वो सब मिलकर काम करेंगे और वो सब मिलकर ही डिसीज़न लेंगे उसमें। जब उनका जो डिसीज़न लिया जाएगा वो ही बाद में इम्प्लीमेंट होगा। तो ये एक कोऑपरेटिव फेडरलिज़्म का बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, उसको उसको कोऑपरेटिव फेडरलिज़्म को बढ़ावा देने के लिए। और वर्क टुगेदर, तभी तो हम मिलके सब काम एक साथ मिलके कर पाएँगे। तभी जैसे कंट्री देखो, एक कंट्री इंडिया लाइक कंट्री, ये एक वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और जो वर्ल्ड और इसमें मैक्सिमम ओल्ड रिलीजन पाए जाते हैं, ठीक है? और आधे से ज़्यादा क्या, मैक्सिमम तो यहाँ से इंडिया से ही जनरेट हुए हैं रिलीजन सारे। तो इस तरीके की डाइवर्स कंट्री में जब तक सेंटर और स्टेट मिलकर काम नहीं करेंगे, एक अच्छे लेवल का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं निकल के आएगा, तब तक जैसे कि हम बार-बार बातें करते हैं कि चाइना से ऊपर निकलना है, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर बनना है हम लोगों को, तो वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि हम एक ग्राउंड लेवल पे काम करना स्टार्ट न करें। मतलब सबको साथ लेके न चले। ये नहीं है कि ये नहीं है कि सेंट्रल में कोई और गवर्नमेंट है, स्टेट में कोई और गवर्नमेंट है, तो बस उन्हीं उन्हीं पोर्शन पे फोकस किया जाए जहाँ पे सेंट्रल की गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट सेम है। ये है कि जिसमें स्टेट की गवर्नमेंट डिफरेंट है, वहाँ पे कोई फोकस ना किया जाए। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है, जैसे कि 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज़, हम सबको साथ में लेके चलना है, तभी एक डेवलप इंडिया बनेगा। वरना जो हमारा कॉन्सेप्ट जो हम देखना चाह रहे हैं कि जो नेक्स्ट हम ये बोल रहे हैं कि जो आने वाली सदी है, वो एक एशिया की सदी है, और एशिया की सदी में भी मेनली इंडिया की सदी है। क्योंकि इंडिया में जो चीज़ें अभी होना स्टार्ट हो रही हैं, एक अच्छे लेवल पे पहुँचना स्टार्ट हो रही हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया हो गया और बहुत सारी स्किल इंडिया हो गया। ये सारे प्रोग्राम जो चल रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी में जो गैप था, गैप क्या था? जैसे कि ये देख लेते हैं थोड़ा।
हमारी इकोनॉमी में एक गैप था, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर और एक होता है टर्शरी सेक्टर। तो इन तीनों सेक्टरों में अब तक हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये हमारा मिसिंग था। पर लेकिन जो मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम आ रहा है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम हमारा आया है वो क्या करने वाला है, इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो गैप था वो उसको भरने वाला है। और उस गैप के भरते ही, उस गैप के भरते ही जो प्रॉब्लम थी हमारी, जैसे कि प्राइमरी से हम डायरेक्ट टर्शरी सेक्टर पे मूव किए थे, ठीक है ना? प्राइमरी जैसे मेनली हो गया एग्रीकल्चर वाला पोर्शन हो गया। एग्रीकल्चर से हम डायरेक्ट सर्विस पे, जैसे कि बैंकिंग हो गया, ये बीपीओ वगैरह हो गया और ये इस तरीके की जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं हमने उस पे किया, और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग वाला था वो मिसिंग था। अब मेक इन इंडिया से क्या होने वाला है, वो जो गैप था वो एक गैप भर जाएगा, और उस गैप के भरने की वजह से ही एक लोगों को देखो, ये वाला जो सेक्टर है जो हम जिसको हम टर्शरी सेक्टर बोल रहे हैं, इस टर्शरी सेक्टर में मेनली जो जॉब करेंगे आदमी, वो क्या होंगे, एक वेल एजुकेटेड आदमी होंगे, ठीक है? यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो उन आदमियों को नहीं आ सक वो आदमी नहीं आ सकते यहाँ पे जो कि अनस्किल्ड आदमी है, ठीक है? जो अनस्किल्ड आदमी है वो आदमी यहाँ पे नहीं आ पाएँगे। यहाँ पे मेनली वही आदमी आ पाएँगे जो कि एक स्किल्ड है, जिनके पास अच्छी क्वालिफ़िकेशन है और जो मेनली कंप्यूटर वगैरह यूज़ करने चाहते हैं। लेकिन जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो मैक्सिमम कंज़्यूम करता है अनस्किल्ड पॉपुलेशन को भी। मतलब कुछ भी हो गया, जैसे कि कुछ भी बनाना है तो उससे रिलेटेड, तो उसके ज़्यादा स्किल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो वही हमारा मिसिंग था जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ और जो एम्प्लॉयमेंट है, वो दोनों एक साथ में नहीं बढ़ रहे थे। ग्रोथ तो बढ़ रहा था लेकिन हमारा एम्प्लॉयमेंट उस लेवल पे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि हमारा सर्विस सेक्टर जो है, जिसको हम टर्शरी सेक्टर भी बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा जीडीपी में ग्रोथ कर रहा था, पर लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कोई ग्रोथ नहीं कर पा रहा था अप टू द मार्क। तो अब वही लेवल मेक इन इंडिया से भर जाएगा और जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो इसीलिए ये सारा काम अगर हमको करना है तो इसी के लिए हमको क्या करना है, हमको मिलके काम करना है, सेंट्रल और स्टेट को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर काम करना है और सबको एक साथ लेके चलना है। सो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर डिस्कशन।